नमस्कार, मैं हूं वंदना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। हम पहुंच चुके हैं ताज नगरी आगरा, जिसको दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ है आगरा की जनता। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, एक बार तालियों से जोरदार स्वागत। हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट भी है जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एसपी बघेल को यहाँ से तीसरी बार मैदान में उतारा है। 2014-19 उन्होंने जीता। अब गठबंधन है, अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हैट्रिक लगाएगी या फिर गठबंधन बाजी मारेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए है गौरव राजावत, इनका स्वागत है। बहुत बहुत आप लोग तालियों से इनका स्वागत करिए। कांग्रेस से अनिल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। बीएसपी से प्रियंका वर्मा जी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजाने में कंजूसी नहीं, स्वागत तो करिए। एसपी से वाजिद निसार जी है, अभी है नहीं, वो रास्ते में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आम आदमी पार्टी से सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरएलडी से पवन नागरी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर है शमसी आ गई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, 2 बार यहाँ से आपने जीत हासिल की। अब हैट्रिक लगाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग होगी? निश्चित तौर पर आगरा की वो 17.5 लाख देवतुल मतदाता मोदी जी और योगी जी के विकास की उस रफ्तार को समूचा आशीर्वाद दे रहे हैं। और पुनः आगरा के अंदर पुनः वो 400 कमल के फूलों की माला में एक कमल एसपी सिंह बघेल के नाम से भी आगरा की जनता देने जा रही है। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत आगरा अपने सेवक को और देश के प्रधान सेवक को समर्पित करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मेरा सवाल प्रियंका वर्मा जी से होगा कि 2019 की बात करें तो अच्छा प्रदर्शन था आपकी पार्टी का, इस बार क्या प्लानिंग होगी? इस बार भी देखिए बहुत जोर शोर से हमारी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और भारी बहुमत से विजयी होगी। और सबसे बड़ी बात ये दलितों की राजधानी है, तो यहाँ से कोई दलित ही निकलेगा। आप लोग अग्री करते हैं? अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि दलित निकलेगा, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बीएसपी का कभी कोई सांसद यहाँ से जीता नहीं। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, क्या पता कब पलट जाए। इस बार हमारी बारी हो। देखिए, आप किस बगल में बैठ के दावा कर रही हैं कि इस बार इनकी बारी हो सकती है? अगर इनकी बारी की बात करें तो हर बार बारी का इंतजार वो लोग करते हैं जो जनता जनार्दन को सिर्फ दलितों के नाम पर दौलत की बेटी ने उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया। और दलितों की राजधानी ने आशीर्वाद दिया है कि 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। दलितों की राजधानी ने आशीर्वाद दिया है जो नगर निगम पर भगवा परचम फहरा जाए। और दलितों की राजधानी ने आशीर्वाद दिया है कि आगरा का प्रत्येक देवतुल मतदाता और कार्यकर्ता, ना दलित, ना शोषित, ना वंचित, ना अग्रहित, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े। हमारे साथ में यहाँ कांग्रेस से भी है, उनसे बात करेंगे। गठबंधन है आप लोगों का, आम आदमी पार्टी से भी बैठे हैं चतुर्वेदी जी और अनिल शर्मा जी, तो क्या इस बार कैसे होगा? मतलब कड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास लेके नारा चलती है। आपकी क्या राय है? देखिए, केवल नारा है, हकीकत देखी जाए 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश को गर्त की ओर ले गए हैं, देश किस प्रकार से कर्जदार हुआ है, विकास का पहिया जाम हो गया, सबके साथ सबके विकास की ये बात करते हैं। आप देख लिए महिला बेटियों पर किस प्रकार अत्याचार होते हैं, रोजगार किस तरह से मिले लोगों को, जब जिस तरह का वायदा किया रोजगार नहीं मिले। और देख लीजिए किसानों पर किस तरह से अत्याचार हुए। ये देश की जनता जानती है कि अब बदलाव की बयार है। और निश्चित ही इंडिया गठबंधन जब से बना है, विपक्ष जब से एकजुट हुआ है, ये लोग घबराहट इनकी बता रही है कि अब इनका समय जाने वाला है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं तो क्या हूं, मैं फकीर आदमी, झोला लेकर चल पड़ूंगा, तो इनका झोला लेकर चलने का समय आ चुका है। इनकी बात से एग्री करते हैं? कौन कौन इनकी बात से एग्री करता है? मैं यहाँ पे जो जनता है, क्योंकि आगरा की जनता, मैं उनसे पूछूंगी आप उनकी बात से एग्री करते हैं? क्या है इस बार मुद्दे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत मुद्दा है इनका। और ये सपनों में खोए हुए हैं और सपनों में सोते रहेंगे और ऐसे ही मुंगेरी डाल के हसीन सपने देखते रहेंगे। और मोदी जी आगे बढ़ते रहेंगे और आगे आते रहेंगे जी। और भी लोग हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो अधिकांश तरह बीजेपी ने खत्म ही कर दिए। अब तो इस देश को साथ लेके चलना है, हिंदू मुस्लिम खत्म करना है। जो कांग्रेस, सपा, बसपा जो आज तक लड़ाती रही हिंदू मुस्लिम का, अब जब से भाजपा की सरकार बनी है, सत्ता में आई है, ये बताओ एक भी दंगा हुआ? भ्रष्टाचार हुआ? हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रह रहे हैं। पहले तो आए दिन दंगे, कभी वहाँ पे दंगे, कभी वहाँ आग लगा दी, आज वहाँ लगा दी, कहीं हुआ? देश चाहता है शांति। मोदी जी के राज्य में बहुत शांति मिल रही है और जनता चाह रही है कि 2024 में फिर 400 पार और कांग्रेस, सपा, बसपा सब खत्म की कगार पे। क्योंकि अब की हमें
अब की बात जो कहते थे ना मुसलमान वोट नहीं देगा, अब की हमें मुसलमान भी वोट देगा। उनको अभी प्रेम बढ़ता जा रहा है मोदी के प्रति। तो ये तो अब वैसे ही है, बबूला कहते हैं ना, सो बबूला बोलने का इनका हक है, लेकिन विपद तो सारा बीजेपी में ही आ रहा है। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, बल्कि पूरा विश्व देख रहा है, मोदी जी की जय जयकार हो रही है, इसमें कोई दोहराया नहीं। मुस्लिम भाई भी मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। तो इन पर कोई मुद्दे तो है नहीं, भ्रष्टाचार सब कुछ हुआ नहीं, आतंकवाद हुआ नहीं, कुछ भी, और दंगे हुए नहीं। ये चाहते हैं कि देश में हम द्वारा हैं, देश दंगे की ओर जाए, भ्रष्टाचार हो, तो ये हम होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। इसलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए, एक महिला भी बैठी है, उनसे भी हम पूछेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, क्योंकि आप प्रदेश में रहती हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर से क्या खुश है, मतलब कितना सक्सेस है? निश्चित तौर पर हम तो यही कहेंगे कि क्यों पढ़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। निश्चित तौर पर हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बेटियों का मान, बेटियों का सम्मान, बेटियों की रक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा। आप सोचिए, युवाओं को रोजगार, करोड़ों इज्जत घर बनवाए, जिनका मोदी जी ने ख्याल रखा, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। आप देखिए आर्टिकल 370 की अगर बात करें, आप 3 तलाक की मुस्लिम बहनों की बात करें, आप सबसे बड़ी बात आप राम की बात करें, तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया। हम ये नहीं कहते कि हम भगवान को लाएं, मगर हमारे द्वारा भगवान वहाँ विराजमान हुए, तो वो मोहब्बत, वो आशीर्वाद भगवान का हमें उम्मीद है कि मिलेगा। निश्चित हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से भी है सिद्धार्थ चतुर्वेदी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आपका गठबंधन है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक गठबंधन, सभी पार्टियां एक साथ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, आप लोग एक तरफ है, तो फिर यूपी में एक भी कैंडिडेट आप लोगों ने नहीं उतारे। देखिए, आम आदमी पार्टी का गठबंधन इंडिया के साथ है, इंडियन अलायंस के साथ है। तो जहां जहां गठबंधन के साथ है वहां हम गठबंधन के साथ ही रहेंगे। जैसे कि दिल्ली में हमारा गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ, वहां पे 7 सीटें हैं, 4 में आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 में कांग्रेस लड़ रही है। ऐसी यूपी में जहां जहां गठबंधन है हमारा, तो हमारे जो भी इंडिया के प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, हम उसका प्रमोट करेंगे, उनको वोट दिलाने के लिए जनता से अपील करेंगे। तो एक कड़ी चुनौती होगी आपके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है आपकी बार 400 पार, तो ये गठबंधन कितना सफल दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही नारा है, अब की बार 400 पार। 400 पार कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। 400 पार पेट्रोल जाएगा, 400 पार डीजल जाएगा, 400 पार जो घर में कड़वा तेल जाता है वो जाएगा, 400 पार आटा जाएगा, 400 पार। वो 400 पार का नारा ये है, मोदी जी कहते हैं कि अब की बार मैं दोबारा प्रधानमंत्री बन गया तो जो तेल डलता है गाड़ी में पेट्रोल, उसको 400 पार ले जाऊंगा, डीजल को 400 पार ले जाऊंगा, और जो घर में सरसों तेल यूज होता है उसको 400 पार ले जाऊंगा। 400 पार का नारा एक्चुअली ये है उनका। अब मैं आरएलडी से जो हमारे संग मेहमान बैठे हैं उनसे बात करेंगे कि आपका गठबंधन पहले सपा के साथ था, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया, तो क्या नाराजगी नहीं होगी आपके लोगों में? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हम किसानों की और कामगारों की, कमेरा वर्ग की ये पार्टी है, और जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, और किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये जब गठबंधन हुआ तो सब लोगों से बातचीत करके ये हुआ, और उसके बाद हम यहाँ पर आए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम दुश्मनी निभाकर ही समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम दोस्त बनकर भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। और उसके लिए चूंकि हमारी जो चौधरी चरण सिंह की हमारे पास जो थाती है, जिसको लेकर हम चल रहे हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न इस सरकार के द्वारा दिया गया, तो उससे लोगों में इस सरकार के प्रति एक विश्वास बढ़ा है, और उस विश्वास के तहत हम इन लोगों के साथ हैं। चलिए, हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, शम्मी आ गई जी। सर ये बताइए कि मुस्लिम समाज के लिए मतलब क्या काम किया गया आगरा में? देखिए, समाज की बात नहीं है, आम चुनाव है, और 24 के चुनाव में लोग बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। अगर आप मुस्लिम समाज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक केरला में मुस्लिम कैंडिडेट को छोड़ के कहीं किसी मुस्लिम को ना तो आज तक 2022 के विधानसभा में किसी को प्रतिनिधित्व दिया। सबका साथ सबके विकास की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, सबके प्रयास की बात करती है, लेकिन दुर्भाग्य के सेंट्रल की गवर्नमेंट के अंदर कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, कोई राज्यसभा मेंबर, कोई लोकसभा मेंबर नहीं है। अब 24 में भी अगर आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जफर इस्लाम साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आपके, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सहभागिता की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे भी इसका जवाब लूंगी। मैं सहभागिता की बात कर रहा हूँ, आप सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, और एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। कैसे संभव होगा जब आप स्कॉलरशिप बंद कर देंगे, आप उनको मदरसों को जो है आतंकवाद के अड्डे बता देंगे। आप कहीं कहीं तो स्थिति ये है कि माननीय प्रधानमंत्री कहते कुछ है और उनके नीचे के कार्यकर्ता को उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। बहुत से लोग आज भी इस बात को ध्यान में रखे हुए हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि लोग
हर मंदिर के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं, ताजमहल के अंदर, हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं। अरे ये देश सबका है, देश की आज़ादी में सबका योगदान रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भारतीय होकर लड़े थे, कोई किसी कास्ट और रिलीजियस के आधार पर नहीं लड़ा था। लेकिन आज समाज के अंदर विघटन पैदा कर दिया। हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं 80 और 20 की लड़ाई है 2022 के चुनाव में। ये क्या आप कहना चाह रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं आप इस समाज को, और समाज को क्या परोस के जाना चाहते हैं? ये समाज जब आपसे सवाल पूछेगा ना तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा, और निश्चित तौर पर आगे आने वाला भविष्य आपको कभी माफ नहीं करेगा। चलिए, इसका जवाब गौरव रजावत जी देंगे, आप दे डालिए। देखिए, उन्होंने इतने सारे आरोप लगा दिए। जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रही हैं उन मुस्लिम बहनों के पिता, जो पिता ताजिंदगी एक बेटी के लिए कमाता है, जिसको 3 तलाक कहकर उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। आज वो बेटी ईवीएम में कमल के फूल को दबाकर जवाब दे रही है। आज वो मुस्लिम व्यक्ति जिसको आज 80 करोड़ हम जो अन्न दे रहे हैं, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमने शौचालय बनाया, इज्जत घर बनाया, हमने भेदभाव नहीं किया। हमने जिसको भी आयुष्मान कार्ड दिया, हमने भेदभाव नहीं किया। भेदभाव का पहला प्रोपेगेंडा इन्हीं समाज लोगों को फैलाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने एक बहुत बड़ा काम किया, 14,000 लोगों को अन्न दान कराने के लिए प्रेरित किया। ये सबसे बड़ा काम था। आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने एक वाटर बॉक्स हुआ करता था, आज दूसरा वाटर बॉक्स पर बनने जा रहा है। आज आगरा में मेट्रो उड़ान बढ़ रही है। आज आगरा में IT पार्क है। आज आगरा में 498 करोड़ का सिविल टर्मिनल बनने जा रहा है। आज आगरा की सड़कों की स्थिति देख लीजिए। आज आगरा को सुरक्षित आगरा, समृद्धशाली आगरा बनाने का काम किसी ने किया कि एसपी बघेल की नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेरे दोस्त जरा ये बता दें, आज आम आदमी पार्टी का मेरे नेता कह रहे थे, जरा इनसे ये पूछ लीजिए, ये जिसके कांग्रेस मुक्त भारत के नाम पे देश में आए थे, आज उन्हीं से हाथ मिला के चोर चोर मौसेरे भाई एक होकर बैठे। आज दिल्ली में गठबंधन करते हैं, पंजाब में गठबंधन नहीं होता। समाजवादी पार्टी आज इनके नेता के बारे में कहती है कि कमलनाथ कहता है कौन अखिलेश वखिलेश, आज ये सत्ता के सुख के लिए उनसे भी गठबंधन करते हैं। आज मुझे इतना सा बता दें, इन्होंने कहा कि 400 पार के नारा एक जुमला, 400 पार के नारे के साथ ही जैसे ही 400 पार का नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का नारा दिया, तो इनके नेता अमेठी छोड़कर वायनाड भागना पड़ा। जब हमारा नारा सार्थक हो जाएगा, आप उस दिन देखिएगा देश विश्व के पटल पर चमक रहा है। क्यों सिद्धार्थ जी जवाब देना चाहेंगे? दे डालिए जवाब, बहुत सारे। देखिए, ऐसा है, अगर ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। अशोक चव्हाण जी है ना, शुभेंदु अधिकारी जी, इनके मोदी जी जो राष्ट्रीय और बहुत बड़े नेता हैं इस समय, 4 दिन पहले भोपाल की रैली में बताते हैं कि ये नेता हैं, इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और इनको जेल के पीछे होना चाहिए। और 4 दिन बाद वो महाराष्ट्र में जाके उनको माला पहना देते हैं और उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये इनकी कारकर्दगी शैली है। जितने भी मोदी जी बोलते हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं का मतलब, उनका नारा मतलब ये है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा देंगे, और जितने बड़े से बड़े घोटाले किए हों, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा जी, इनके लिए इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बताना चाहूंगा मेरे मित्र को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी बुकलेट जारी की थी, आसाम में पूरी बुकलेट जारी की थी कि हेमंत विश्व शर्मा जो है वाटर घोटाले का, इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ आज तक। और इस समय उनको इन्होंने ताजपेशी करके वहां मुख्यमंत्री बना के बैठा हुआ। इनका ये भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, देखिए, ताज नगरी में हमें और ताज जनता पहनाएगी, और किसको पहनाएगी हम जनता से जानेंगे। उनका क्या मुद्दा है चुनाव में, वो किसको वोट देंगे, कैसे चुनाव को देखते हैं, क्या मुद्दे होंगे, वोट देंगे आप? हाँ जी, वोट तो देंगे हम अपना। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या, ऐसा सबसे बड़ी मेन चीज है सेफ्टी है। आज के टाइम में व्यक्ति सेफ है। मैं एक डॉक्टर हूँ, डेंटल सर्जन हूँ, क्लिनिक जाता हूँ, पहले डर था, 8 बजे भागना पड़ता था, रूरल में थे, लेकिन सिटी के अंदर हो आप सेफ हैं, एक सेफ्टी महसूस होती है। वाइफ को, बच्चों को ले जाते हैं, तो सेफ्टी है मेन चीज। और आदमी को लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बहुत बेहतर है। क्या मुद्दे होंगे, वोट देंगे ना इस बार? देंगे, मोदी जी को वोट देंगे हम तो। मोदी जी को ही क्यों देंगे? तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए क्या अच्छा किया? चलिए सबको राशन फ्री दे रहे हैं वो लोग, सबसे बड़ी काम तो यही है। और योजना जो भी आ रही है, सबको योजना मिल रही है, उज्ज्वल योजना मिल रही है, सब योजना मिल रही है इनको, गरीबों को फायदा कर रहे हैं। मोदी जी को वोट देंगे हम तो, शुरू से देते आएंगे और देते। ये क्या मुद्दे होंगे? कुछ नहीं, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं मोदी जी। हाँ जी। मोदी जी क्या अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए जी। अभी तक जो भी किया हमारे लिए वो अच्छा ही किया है, बाकी आगे जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और बाकी का मैं भूल रहा हूँ ना। ठीक है, और भी अभी चलो आप ही बता दो, आप बताओ क्या मुद्दे। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं मैडम। आज का आगरा का अखबार पढ़ के देखिए,
एक बेटी को और उसके बाप को रात को कुचल दिया गया था, और आगरा के बहुत बड़े नेता हैं, उनके नाती ने। एक्सीडेंट नहीं है भाई साहब, पूर्व मंत्री लिखा है अखबार में, देखो आज पढ़ के। और बात कर रहे हैं 400 पार की, मास्क की जीभ हिला दो, जनता अब गांव में नहीं घुसने दे रही है। जैसे किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया था ना, ऐसे ही जनता जो है अपने गांव में नहीं घुसने दे रही है इन लोगों को। और सरकार गठबंधन की बनने जा रही है अब की बार बढ़िया तरीके से। हाँ, गठबंधन की बनने जा रही है, क्या किसकी बनेगी सरकार? देखिए जी, सरकार तो एक ही की बनेगी, इसकी बनेगी, वो भी फूल वाला ही है हमारा। हाँ, उसके अलावा अगर कोई और बना के दिखा ले, उसी दिन से हम ये छोड़ देंगे। इतना भरोसा है? हम इसको ना तो मोदी को दे रहे ना योगी को दे रहे, हम दे रहे सबका साथ सबका विकास को वोट, और जो काम करेगा वो लेगा वोट। राई राई कह राई देगा, और आप भी देंगे, हम भी देंगे, दुनिया देगी। चलिए, और भी है यहाँ पे, किसको देंगे आप, क्या है मुद्दे? ऐसा है, इनके भाई साहब ने जो कहा कि राजी राजी गैर राजी वोट देगा, तो इनका जो मतलब इनकी असलियत है वो आपके सामने आ गई कि वोट दो, नहीं तो जो है तुम्हारे साथ गैर राजी वोट डलवा दिया जाएगा। राजनीति के अंदर भाई साहब ऐसा कुछ शक है क्या वोट के मामले में, ईवीएम में कुछ शक है क्या? बिल्कुल शक है। बताइए क्या शक है? जब तक ईवीएम रहेगी, जब तक सवाल ही नहीं है कोई पार्टी आ जाए। ईवीएम से देखिए, ईवीएम से तो वोट पड़ते हैं। ऊपर कह देगा पीपैट जो है इसके अंदर लगाइए जाइए, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे पास में पीपैट का कोई इंतजाम नहीं है। क्यों नहीं है इंतजाम? जब देश का इंतजाम कर रहे हो तो तुम उनका कहने पे इंतजाम नहीं कर सकते हैं? ठीक है, आप लगवाइए उसके अंदर, पीपैट के अंदर जो है बात हो जाएगी। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे चलो भैया बता डालो क्या मुद्दे हैं, बता डालो। जो मान्यवर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बैलेट पेपर एग्जाम कराया जाए, कोई एक आदेश दिखा दे, कोई एक आदेश दिखा दे। सरकारी काम कागज चलेगा, किससे चलेगा? जिस देश संविधान से चलता है, गाल बजाने से नहीं चलता है। जिस देश संविधान चलता है, संविधान से चलता है, गाल बजाने से नहीं चलता है। एक तरफ बात करने से नहीं होगा। अगर आप बात करेंगे तो आपको कागज से दिखाना पड़ेगा। अगर कागज दिखाया दिखाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ होता तो चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं थी कि वो ईवीएम से चुनाव करा दे। चलिए, आप अपने मुद्दे बता दो। मुद्दा है कहाँ? देश को क्या चाहिए? आम आदमी को क्या चाहिए? नल, बिजली, पानी, सबके घर पे पानी पहुंच रहा है। घर मकान मोदी जी ने बनवा दिए, योगी जी ने बनवा दिए। किसको पैसे दे रहे हैं? सरकार पहले इनके नेता कहते थे 1 रुपए भेजता हूँ 15 पैसे आते हैं, आज 85 पैसे खाए जाते थे, आज सारे पैसे अकाउंट में आ रहे हैं। आज बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करेंगे, हम और भी लोग हैं यहाँ बात करेंगे। क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे क्या है चुनाव के? मुद्दे क्या है? चुनाव का मुद्दा सबके सामने है, विकास को लेकर है, काम को लेकर है, और मेरे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एसपी सिंह बघेल इस बार हैट्रिक मारेंगे और अच्छे वोटों से मारेंगे। हाँ, तो क्या है, किसकी सरकार बन रही है? कौन जीत रहा है आगरा से? देखिए, आगरा से तो एसपी सिंह बघेल जी ही जीतेंगे, ये 100% बल्कि 110% गारंटी है। क्यों? क्योंकि सबका साथ सबका विकास। अभी कुछ देर पहले विपक्षी नेता हमारे जो ये कह रहे थे कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे अब की बार, तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बल्कि देश को कर्जे में डाल गए थे। हर किसान क्यों उनकी सरकार में फांसी लगा करके मर रहा था? क्यों आत्महत्या करनी पड़ रही थी? क्या महिलाओं को आज तक उनकी सरकार ने कभी भी बराबरी का दर्जा दिया है? ये केवल एकमात्र हमारी मोदी सरकार में मुमकिन हुआ है, जो महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर क्षेत्र में, हर जगह बराबर से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। हर जगह पर हर बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। चलो ठीक है, हम प्रियंका वर्मा से बात करेंगे, बीएसपी से प्रियंका वर्मा से बात करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, इस मुद्दे को लेकर चुनाव जीतने का दावा कर रही है। आपके क्या मुद्दे होंगे? देखिए, इस सरकार में खाली मंदिर और मस्जिद पे ही बहस छिड़ी हुई है, उसी को लेके बस ये लोग जीतना चाहते हैं, जो कभी सफल नहीं होगा। इस सरकार में मैं एक युवा हूं, तो मैं रोजगार की बात करूंगी। रोजगार को लेके सरकार ने कितना किया है आप बताइए? मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ है? ग्लोबल समिट हुआ, उसमें 6 लाख लोगों को मिला तो था रोजगार। अरे कुछ नहीं मिला। चलिए, आप एक बात बताइए, 2 करोड़ की नौकरी दे कहाँ है? शिक्षा की आज आप स्तर को देखोगे, एकदम नीचा स्तर गिर चुका है। सरकारी स्कूलों में आप जाके देखिए क्या स्तर है। पहले बच्चों को कम से कम हाथ में बैग, पेंसिल, बुक वगैरह सब, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब दिए जाते थे। अब उनके अकाउंटों में बताओ, गांव की जनता कितनी पढ़ी लिखी है कि नहीं दिया जा रहा है? चुप रहो। गांव की जनता कितनी पढ़ी लिखी? स्कूलों में यूनिफॉर्म। एक मिनट आप बताइए, गांव की जनता कितनी पढ़ी लिखी है? किसी के अकाउंट नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, पैसा दलाल खा जाते हैं। बताइए क्या होता है? जवाब दे डालिए। मेरी बहन कह रही थी
तो इनसे बात कर लेता हूं। मेरी बहन ये बता दें कि समाजवादी पार्टी के गुंडे उस गेस्ट हाउस कांड को बहुजन समाज पार्टी भूल गई, या दलित की बेटी के कपड़े फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था? आप भूल गए? बता दीजिए कि मायावती जी की अस्मिता जी का बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने किया। और दूसरी अगर जो बात करें तो बाबा साहब को सबसे बड़ा नमन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने किया कि उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के स्थानों को 5 स्थानों को पंचतीर्थ बनाने का काम किया। आगरा के अंदर अंबेडकर जी के नाम पे मेट्रो स्टेशन बनाने का काम किया। और दलितों की बात करें तो मैं जाति की बात नहीं करता, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और दूसरी बात, मेरी बहन जरा इतना सा बता दीजिए कि आज अपने दिल पे हाथ रख के महसूस करिए कि योगी जी कहते हैं जो बहन की तरफ आंख उठाकर देखेगा दूसरे चौराहे पे उसके राम राम सत्य करने का प्रबंध इस सरकार ने कर दिया है। और निश्चित तौर पर आज मुझे इतना बता दें, अगर दलित की बेटी की बात करती है तो बहन जी अपने भतीजे को संयोजक क्यों बनाती है? किसी दलित के बेटे को बना देती तो मैं उनको सलाम करता। चलिए, मिल गया आपकी बात का जवाब। मैं कांग्रेस अनिल शर्मा जी से बात करूंगी। ये बताइए, 2017 में भी जोड़ी बनी थी, 2017 में एक जोड़ी थी 2 लड़कों की, कमाल नहीं हुआ था कुछ भी। अब 24 में कैसे कमाल होगा? देखिए, जनता इस प्रकार त्रस्त है। 2019 में ये सरकार बनी 75 साल 75 वायदों के साथ, और 2019 में बनने के बाद 2022-24 आ गई। आज तक वो 75 वायदों में से एक भी वायदा इनका पूरा नहीं हुआ। जनता किस प्रकार त्रस्त है। नौजवानों को रोजगार के नाम पर लाठियां मिलती हैं। किसानों को जब वो अपने हक की मांग करते हैं तो सड़कों पर आपने देखा हो किस प्रकार से कीलें लगा दी जाती हैं। ये किसानों की बात करते हैं, महिला नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। निर्वस्त्र घुमाया जाता है, महिलाओं के साथ किस प्रकार अत्याचार होता है। पहलवान बेटियां जब न्याय की गुहार लगाती हैं उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन पर धकियाया जाता है, उन पर लतियाया जाता है। ये है महिलाओं के साथ। ये देश देख रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है। केवल चंद अपने लोगों को लाकर जय श्री राम के नारे लगवा या मोदी मोदी के नारे लगवाकर केवल आवाज को दबाने का ये लोग काम करते हैं। और हकीकत ये है कि अब जिस दिन से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की घबराहट बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। जब तक ये कहते थे एक अकेला सब पर भारी, जैसे ही पटना में पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग होते ही ये दिल्ली में मीटिंग करते हैं और 38 दलों का दलदल निकलकर सामने आता है। ये एक अकेला शेर कहते हैं। जिन पार्टियों के बहुत पार्टी ऐसी है जिनके एक एक सांसद भी नहीं, एक एक सदस्य भी नहीं, उन दलों का ग्रुप बनकर निकलकर सामने आता है, तब तक उन्हें एनडीए गठबंधन सामने नहीं आता। उसके बाद जैसे ही इंडिया गठबंधन बनता है, एनडीए गठबंधन सामने आ जाता है। ये घबराहट है बीजेपी की। और ये निश्चित समझ लीजिए, ये देश रोजगार चाहता है, ये देश किसान की खुशहाली चाहता, उस अन्नदाता के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, ये निश्चित समझ लीजिए त्राही त्राही करता हुआ अन्नदाता, ये 750 किसानों की हत्यारी सरकार, इसको बदलने का काम ये देश का अन्नदाता करेगा, देश का नौजवान करेगा, देश की माता बहनें करेंगी, जिनकी आबरू लूटने का काम बीजेपी। चलिए, हमारे साथ वाजिद निसार जी एसपी से समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे कार्यक्रम रणभूमि में। आप मेरे को ये बताइए कि अखिलेश यादव, पहले मैं आपको बधाई देता हूं मैडम, आपके चैनल के द्वारा आगरा में इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जैसे कि आगरा में जो आप कार्यक्रम करें, आगरा के सांसद का रिपोर्ट कार्ड आप मांगे लोगों से। आगरा के सांसद ने क्या आगरा की बेहतरी के लिए किया, आगरा की बेहतरी शिक्षा की बेहतरी के लिए क्या किया, आगरा के टूरिस्ट के डेवलपमेंट के लिए आगरा के सांसद ने क्या किया। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आगरा के मुख्य मुद्दों पर इन लोगों से बात की जाए। इधर उधर की बातों से अच्छा है लोगों से आज के युग में जो आगरा की बेहतरी के लिए जो भी कार्य किए हों, इन सांसद का रिपोर्ट कार्ड आप इन लोगों से मांगे। चलिए वो तो आपने बता दिया। मेरा आपसे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे, अखिलेश यादव जो मजबूती से खड़े हैं, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ, तो कैसे, मतलब एक बड़ी चुनौती है ये, कैसे इसको कंप्लीट करें? हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। समाजवादियों ने हमेशा बड़ों से लड़ने का काम किया, हमारा इतिहास हमेशा लड़ने का रहा है। समाजवादी हमेशा क्रांतिकारी लोगों में गिने जाते हैं। और इंडिया गठबंधन की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो आपको जरूर इसका बदलाव जो 7 तारीख को जब वोट के रूप में डलेगा लोगों का, आपको जरूर बदलाव दिखेगा। चलिए, एक सवाल मेरा गौरव जी आपसे है कि इस बार चुनाव किसके चेहरे पर लड़ रहे हैं, मोदी जी के कि योगी जी?
देखिए, चुनाव देश की 140 करोड़ जनता लड़ रही है, और जनता लड़ रही है विकास के लिए, भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। मेरे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे ना, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो दोबारा अफसर लगाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को हटाएंगे। इन्होंने कह दिया है कि गुंडों को फिर से गुंडाई पे उतारू कराएंगे। दूसरा, आपके मैनिफेस्टो में आपके राहुल गांधी ने कहा, और बिहार के अंदर जो बिहार में पप्पू यादव को लेते हैं, और पप्पू यादव इन्हीं खिलाफ निर्दलीय पर्चा भरते हैं, ये बात करते हैं, ये ममता बनर्जी को बनाने जाते हैं, और बुआ अपने भतीजे में ठोकर मारती है। और ये बात करते हैं जिसको यूपी की जनता ने वायनाड तक भगा दिया हो, जिसको यूपी की जनता ने वायनाड तक भगा दिया हो, वो हमारे बारे में बात करेंगे। और राहुल जी, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्रॉस नहीं बोल रहा हूँ, क्रॉस बोलूंगा दिक्कत होगी, क्रॉस मत बोलिए। दूसरा क्रॉस मत बोल। दूसरा, मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूं, बस ये इतना सा बता दे कि इंडी गठबंधन को एक साथ लाके बता दे, और 2-2 महीने के प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? 2 महीने केजरीवाल, 2 महीने राहुल गांधी, 2 महीने तेजस्वी यादव, 2 महीने अखिलेश यादव, क्या 2-2 महीने के प्रधानमंत्री बनाएंगे गठबंधन में? जरा मुझे बता दे कौन बनेगा? कोई नेतृत्व तो नहीं है, कोई नेता नहीं है। 2 लड़के पहले भी विधानसभा में निकले थे, फिर चटक के अलग हो गए, फिर एक साथ आ गए। भैया, मध्य प्रदेश में अलग लड़ोगे, राजस्थान में अलग लड़ोगे। इनकी नेता कहती है बेटी हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान नहीं जा सकती, कर्नाटक नहीं जा सकती। अरे भैया आओ सामने, वायनाड क्यों भाग गए? उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक अकेली नेता स्मृति ईरानी ने दौड़ाया तो वायनाड पे जाके रुके हैं, और निश्चित तौर पर तब जो जनता दौड़ाएगी तो कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना आगरा से ही होने जा रही है। ठीक है, हम और भी बात करेंगे जनता से, लेकिन मैं सबसे पहले हमारा जो आगरा जिले के जो संवाददाता है फरहान खान, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ जमीनी स्तर पर वो रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जातीय समीकरण क्या है यहाँ के, क्या मुद्दे होंगे, कितना विकास हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, तो वही सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, वो वहाँ पे टक्कर, क्या लगता है इस बार क्या होगा? जी बिल्कुल, बात की जाए आगरा जो लोकसभा सीट है 2014 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और इस बार जो गठबंधन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन है। जैसे सुरेंद्र कुमार जो करदम जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के, उनकी बात की जाए तो यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी और आपसी में जो मतभेद है वो आज भी यहाँ जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं की बात की जाए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर से कार्य करते हुए साफ तौर से दिखाई देते हैं। और अगर बात की जाए गठबंधन की, तो जब चुनाव आता है तो पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, कार्यालय तक बंद रहते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी का कार्यालय हो या बस बीजेपी का कार्यालय हो, तो बीजेपी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर से काम करते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों को विकास कार्य की बात बताते हैं। मोदी योगी के जो विकास कार्य है, जो जन कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचाना, उसको विकास कर, उसका जो लोगों के बीच जो मैसेज आता है वो साफ तौर से देखने को आता है। और बात की जाए एसपी सिंह जो बघेल है, वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और आप लगातार मोदी जी ने उसको 3 बार भी उन्हें यहाँ तक प्रत्याशी घोषित किया है, वो जमीनी स्तर में, और हो सकता है कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे एसपी सिंह बघेल, इस बार हैट्रिक लगाएंगे। ये हमारे फरहान खान थे, जो कि जिला यहाँ से देखते हैं ब्यूरो है आगरा से, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम बातचीत करेंगे। चलो भैया बता दो क्या मुद्दे होंगे। मैडम 2 मिनट समय दें तो मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ अपनी बात। आप बोलना शुरू करो। मैम, मैं गौरव भाई की बात पे, मेरे भाई हैं, उनकी बात पे कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के द्वारा कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। आप ये बताइए, कांग्रेस के शासन में 3 रुपए किलो 2 रुपए किलो अनाज मिलता था, 5 किलो की कीमत कितनी है आज के टाइम पे? 15 रुपए। तो 15 रुपए पे आप प्रत्येक परिवार को ठगना चाह रहे हैं, और आपने 10 साल से ठगा है। अब आ जाती है 400 सीटों की बात। 400 सीट, ये बताइए 2019 में 12 राज्यों में आपने क्लीन स्वीप किया था उत्तर भारत में। उसके बाद आप जहाँ 26 सीटें हैं गुजरात में, तो आप 26 से लाए, 27 तो नहीं ला सकते। हरियाणा में 10 सीटें थी, 10 लेके आए, 10 ले आएंगे, 11 तो नहीं ला सकते। तो 400 कहां से ला रहे हैं आप बताइए? दक्षिण भारत में 132 सीटों में से मात्र 28 सीटें थी भाजपा पे, जहां 2 राज्यों में अब कांग्रेस आ चुकी है। 410 सीटों में से 410 सीटों में से भाजपा 400 सीटें कैसे ला सकती है आप बताइए? आपके क्या मुद्दे? चलिए हो गया आपका, 2 मिनट में दे चुकी हूँ। क्या मुद्दे होंगे? वोट देंगे ना? वोट हम क्यों देंगे मैडम, ये बताइए आप, भाजपा को क्यों वोट दें? प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमारी सरकार आते ही 2014 में वादा किया था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा। 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गई, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए, नहीं मिला। अब ये कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तो क्या कारण है कि 25 करोड़ जब लोग निकल चुके बेरोजगारी से, 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? रही बात विकास की, विकास के नाम पर सिर्फ बोलबाला। दूसरा 400 पार,
400 पार नहीं, अब की तड़ी पार। 400 पार नहीं, अब की तड़ी पार। दूसरी बात जो ये कहते हैं भ्रष्टाचार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम देश से भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। ले जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने ही लगाए, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो बिहार में हो, आज उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में ला करके शामिल किया और इनको प्रत्याशी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियों के लोग इनके साथ शामिल हुए हैं, उन प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म, तो वो तो 2014 से बोल रहे हैं, तो जनता उनको जिताए क्यों रही है? ऐसा है 2014 में इन्होंने कहा था, जनता ने विश्वास किया कि चलो भाई अब की बार इनको दे दो। फिर 2019 में इन्होंने कहा, बालाकोट हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जनता उसमें आ गई, पुलवामा। अब तो राम मंदिर है। अब की बार राम मंदिर वाला कार्ड अब नहीं चल रहा है इनका। राम मंदिर का कार्ड फेल हो चुका है। क्यों फेल हो चुका? अगर फेल नहीं होता तो ये जो विपक्षी ईडी, आईडी, सीबीआई का इस्तेमाल नहीं होता। चलिए ठीक है, और भी भैया क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, नंबर 1, इन्होंने वादा किया था, आगरे में आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाएंगे, आज तक नहीं बना। ये बात कर रहे हैं विकास की, आगरे का विकास। ये जो है ताजमहल के सराउंडिंग आप देख लीजिए, जहाँ से टूरिस्ट आता है, पूरे दुनिया का टूरिस्ट आता है, वहाँ की आप स्थिति देख लीजिए, नालियों से पानी बह रहा है, सड़कें उबल रही हैं, ये स्थिति है। दूसरी बात, जब आप 80 करोड़ लोगों को आप भोजन दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कहा कि हम रोजगार नहीं देंगे, हम आपको भीख देंगे जो, और भीख देते रहो और हमें वोट देते रहो। और 80 करोड़ लोग, मतलब काम कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली में जो गोल्ड मेडलिस्ट लाई हमारी बहनें, उनके ऊपर लाठियां पड़ी, उनको न्याय आज तक नहीं मिला। कल मैं मोदी जी को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि हमने चुनाव आयोग पे सुधार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति होगी, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, एक विपक्ष का होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। लेकिन शॉर्ट में शॉर्ट नहीं बता रहा हूँ मैं। उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उन्होंने दो सरकार के नुमाइंदे और एक विपक्ष, एक विपक्ष को उन्होंने ले लिया और अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर दिया। वो सिर्फ जो है इस टाइम पे जो चल रहा है, सिर्फ फिक्सिंग का मामला चल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे क्या, चलो बता डालो क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार? मैम, मैं कन्नौज से आया हूँ। वहाँ के सांसद जी माननीय पाठक जी, सुब्रत सांसद जी पाठक जी सांसद है वहाँ के, और दोबारा फिर वो सांसद बनेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार सपा बसपा मिलकर लड़ी थी उत्तर प्रदेश में, तभी लोग ये कुछ नहीं कर पाए थे। अब तो जो कांग्रेस साथ इनका गठबंधन, कांग्रेस का तो 1-2 क्या कहते हैं वो बनते, सांसद बनते थे, इनका कोई वजूद ही नहीं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जो मायावती का वजूद था वो अलग है, ठीक है। और पिछली बार क्या, डिम्पल यादव जी उनके पाठक जी के सामने हारी थी चुनाव, और इस बार ये अखिलेश यादव मतलब जो सोच रहे हैं कन्नौज से चुनाव लड़ने, लेकिन अभी तक इन्होंने है डर की वजह से सीट नहीं क्लियर की, कन्नौज से हम लड़ेंगे। कन्नौज की बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम आगरा की जनता से बात कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे भैया इस बार? आगरा की देश की जो 140 करोड़ जनता जो है, देश भर में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा पे वोट करेगी जनता, बेरोजगारी पे जनता वोट करेगी, भ्रष्टाचार पे जनता वोट करेगी। ऐसे झोला लेके आए हैं, झोला लेके चले जाएंगे। ऐसे प्रधानमंत्री को देश की 140 करोड़ जनता भगाने का काम करेगी, देश में गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगी देश की जनता। चलिए, पीछे महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की, महिला शक्ति की बात करते हैं। क्या है इस बार मुद्दे? जब रात को महिलाएं डर से निकलती थी, जिस दिन मोदी जी आए हुए हैं उस दिन से रात को महिलाएं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने भी टाइम आए सुरक्षित आती है। उनको कोई डर नहीं है, किसी भी टाइम डर नहीं है। और वोट देंगी तो कमल के फूल को ही देंगी, आगे भी देंगी। कमल का फूल है उनके लिए, आगे भी रहेगा। इस बार सुरक्षा को देखते हुए देंगी कि और भी कुछ मुद्दे हैं? भी क्या, सारी जनता क्या, और बच्चों को भी सुरक्षा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके लिए भी क्या है, उनके घर परिवार, अनाज वगैरह सारा फ्री मिल रहा है, सब पूरी जनता पाल रहे हैं मोदी जी हमारे। और क्या है हमारे, मतलब पीएम मोदी बनेंगे? जी हाँ। चलिए, आप बताइए क्या मुद्दे होंगे इस बार?
मुद्दे क्या जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। उन्होंने मोदी ने क्या अच्छा किया है ये बताइए। जो गरीब लोग आ रहे थे उनको इलाज कर मर जाते दौरान उन्हें वो भी नहीं मिल पाता इलाज शरीर का, तो 5-5 लाख का उन्हें फ्री बीमा आयुष्मान कार्ड बनवा दिया है, फ्री राशन मिल रहा है, बच्चे भी फ्री पढ़ रहे हैं और सारा कुछ सारी चीजें फिट है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। चलिए मोदी जी बनेंगे, और भी लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए रुकिए, चलिए बता डालिए क्या मुद्दे। मैडम मैं इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूँ कि बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार 400, और आप अपनी बता दीजिए कितनी सीटें ला रहे हैं। कम से कम इंडी गठबंधन इतना बता दे कि हम कितनी सीटें ला रहे हैं। ये मेरा इंडी गठबंधन से सवाल है। सिर्फ आप हमारी 400 मन देखिए, आप बता दीजिए आप कितनी ला रहे हैं, बस इतना सवाल है। बस मैं उनसे सवाल आपका पूछूंगी, क्या मुद्दे होंगे भैया बता दो। बताया वोट दोगे ना, वोट देंगे। किसको? लहर आ रही है मोदी जी की, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। मोदी की लहर है कि काम भी हुआ है? वो काम हुआ है, पूरा बच्चा बताएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर योजनाओं का लाभ मिला है, हर लाभार्थी को लाभ मिला है, हर योजनाओं का लाभ मिला है। कहने की कोई बात नहीं। जिस तरह से आप देख रहे हो लहर धमाल होने वाला है इस बार, 400 पार होंगी सीटें इस बार। चलिए अब की बार 400 पार ऐसा नारा है। हम लोग आगरा में ताज नगरी में, लोग गर्मी भी बहुत है, पारा एकदम गर्मी हाई है, लेकिन यहाँ की जो जनता है, उन चुनावी जो माहौल है काफी गर्म है। यहाँ के लोग भी बहुत एक्साइटेड है आगरा के। क्या भैया क्या मुद्दे होंगे? मैडम यहाँ कई बातें हो रही हैं, कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, कोई देश के नारे लगा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आगरा, आप आगरा आई हैं, आगरा के लोगों से बात कर रही हैं, आगरा की समस्याओं के बारे में कौन बताएगा? धरातल पे कौन बात करेगा? चलो बता डालो क्या। ये लोग महंगाई पे बात नहीं करते, ये लोग शिक्षा पे बात नहीं करते, ये लोग रोजगार पे बात नहीं करते। अगर कोई ऐसा मुद्दा होगा जो इनके ऊपर हावी हो रहा हो तो इन जोर से नारा लगाते हैं सारे लोग मिलके जय श्री राम। लेकिन उससे ये सारी हवाई बातें हैं, उससे धरातल पे कुछ नहीं है। जो हमारा फतेहपुर सीकरी का सांसद था, आज वो गाँव में नहीं घुस पा रहा है। जिस गांव में जाता है उस गांव के लोग उसे बैठा लेते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और उसे वहां से मुंह की खा के जानी पड़ती है। इसका रीजन बता दो। वो पूरे 5 साल में उसे 4 लाख वोटों से उसे विजय करके भेजा। वो कितने लोगों की समस्याएं सुनने गया, कितने गांव में गया, कितने लोगों के हालचाल पूछने गया, मुझे ये बता दीजिए मैडम। इन सारी चीजों को देखते हुए आगरा की जो समस्या उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं और सिर्फ और सिर्फ ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आपके बीच मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि अब इनमें सुना नहीं जा रहा तो जोर जोर से नारे लगाते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जिनसे कोई होना कुछ नहीं है। सरकार गठबंधन की बनने जा रही है। चलिए ठीक है, मैं इनसे और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। देखिए क्या मुद्दे होंगे इस बार, क्या मुद्दे होंगे? जी मुद्दे तो बहुत हैं, पर अब की बार सरकार जो बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। और अब की बार बीजेपी की क्यों बन रही है, क्या ऐसा कर दिया? बीजेपी ने एक तो इतने सारे लोगों के लिए मकान फ्री में बनवाए, और आपको जो शिक्षा अच्छी दे रहा है, और आपके लिए महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए हैं, और आयुष्मान कार्ड इतने लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जिससे लोग हर आदमी अपनी 5 लाख तक का बीमा, 5 लाख तक का अपना इलाज मुफ्त करा सकता है। और जनता के लिए बहुत काम, और कितना काम कराएंगे। इसीलिए सरकार बनेगी बीजेपी की ही बनेगी। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो मैडम बहुत हैं, जैसे टॉयलेट बनवाया, घर बनवाए, आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाए, बैंकों में खाते खुलवाए, कंट्रोल से अनाज दिया, सबने खाया, सबका साथ सबका विकास, सबने खाया, लेकिन कहता कोई नहीं है, खाते सब है। तो इस बार पीएम बन रहे हैं क्या मोदी? बिल्कुल बनेंगे, 100%, 101%। चलिए क्या मुद्दे होंगे? देखिए सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा सेंटेंस को पूरा होने दीजिएगा। जी बोलिए जल्दी। आप आगरा में आई हैं, आपका स्वागत है, लेकिन बीच में नारेबाजी करके जनता की आवाज को न दबाएं। जैसे कि आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या 400 पार लहसुन होगा या पेट्रोल होगा? 75,000 पार सोना हो गया, 85,000 पार चांदी हो गई। 2014 के ये रिजल्ट देख लीजिए, सोना क्या भाव था, चांदी क्या भाव थी, पेट्रोल क्या भाव था, लहसुन प्याज क्या भाव था। मेरा तीसरा मुद्दा आता है, आप ये कहते हैं कि 80 आधार यूपी का, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैं सभ्यता की बात करूंगा, बीच में बोलेगा, वो आदमी भारतीय नहीं है, भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है उसका। और भगवान राम की बात है, भगवान राम के हम भी मानने वाले हैं, आप नहीं है। आप राजनीति में मानने वाले हैं, वोटों पर मानने वाले हैं, हम हृदय से मानने वाले हैं भगवान राम को। आप क्या बात करेंगे? भगवान राम की जो लड़ाई मंदिर और मस्जिद की जो मुसलमानों का सहयोग था, और आज भी आपके पीएम उनके घर जाते हैं, सीएम घर जाते हैं, हम हृदय से मानते हैं, आप केवल वोट के लिए मानते हैं। मेरा ये कहना है, ये 400 पार कहते हैं, दावा देते हैं,
क्या ईवीएम मुझे मतलब नहीं है आगरा से कौन जीतेगा, विकास कराए, विकास क्यों नहीं कराएंगे। एनडी तिवारी विकास पुरुष ने एक प्रस्ताव पास किया था सदन के अंदर कि विधायक निधि और सांसद निधि से क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। सरकार नहीं देख सकती उस गांव को जहां से विधायक चुन के आया, उसका पालन नहीं करेंगे, जीत के जाएंगे, जनता वोट देगी, आप ये विकास नहीं करेंगे। क्या आपके बाप का पैसा है वो? ये गवर्नमेंट का, ये गरीब जनता का, अन्नदाता का पैसा है जो क्षेत्रों में लगाना होगा आपको। मेरा और मुद्दा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहिए 400 नहीं 600 पार आने चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के साथ आने चाहिए। सदन की मर्यादा, विधानसभा की मर्यादा लोकतंत्र के साथ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कोई अगर राम का नाम ले रहा है कि राम का नाम जबरदस्ती लेना होगा, ये लोकतंत्र नहीं है। राम को किसने बोला कि राम का नाम लेना ही लेना? सदन, माननीय नवनीत जी सांसद, मैं हमेशा सभ्यता के दायरे में बात करूंगा, यूं नहीं कहूंगा कि राहुल, आज राहुल की बात करते हैं। भ्रष्टाचार अगर कांग्रेस ने किया, जितिन प्रसाद पे आरोप लगा कांग्रेसी था, आज कहां पर है वो? आरपीएन सिंह कुशी का कहां पर है वो, जिसने फार्म हाउस पे कब्जा किया? यशवंत चौहान साहब कहां पर है, जिनके ऊपर घोटाला आया? पवार साहब कहां पर है, घोटाला आया? मैं कहना चाहता हूं कि आप मुद्दों पर बात करिए, गरीबी पर करिए, आज शिक्षा पर बात करना चाहिए, शिक्षा पर। और सुनिए, और लोग भी हैं साहब, और लोग भी हैं, और लोगों से ही बात करनी है। जी बताइए, एम से भी आगे हैं, बताइए आपके क्या मुद्दे, आप भी गठबंधन के साथ है, क्या लग रहा है भाई, कैसे देंगे टक्कर? देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद साबिर खान है, मैं महानगर अध्यक्ष एमआईएम पार्टी से हूं। अभी मेरे भाई ने कहा और मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूं कि 85 को राशन फ्री दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार जो राशन गरीबों को दे रही है वो उन गरीबों का ही टैक्स के पैसे से सरकार उन्हें राशन दे रही है, ना कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और ना ही योगी आदित्यनाथ जी अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बोलिए, समय का देखिए। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी जो गठबंधन बना हुआ है एनडीए का और इंडिया गठबंधन का, तो ये बताएं कि मुसलमानों की भागीदारी किस जगह पर रहेगी और कितनी रहेगी, पहले ये बताएं। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वोट मुसलमानों का इनको चाहिए, मगर इनको हिस्सेदारी देने के नाम से इनके सांप सूंघ जाता है, इनको करंट लग जाता है। आखिर ये मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। एक सवाल मेरा आपसे यह है कि ऐसी कौन सी पार्टी आप पसंद करते हैं जो आपको आगे, देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करे? देखिए, पार्टियां कोई भी हों, देश को विकास होना चाहिए और देश विकास करेगा तो सारे समाज का विकास होगा। हम किसी एक पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, और खास तौर से मुस्लिम समाज आज गंभीर चिंतन में है और वो समय आने पर अपने वोट का मताधिकार प्रयोग करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, हम ये आशा करते हैं कि आगे आने वाली नस्लों का भविष्य सुनहरा हो और उस सुनहरे भविष्य के अंदर सबकी भागीदारी हो, सहभागिता होगी जब भी देश विकास करेगा। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार से आज वातावरण उत्पन्न किया जा रहा है, ये देश हित में नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि सारी राजनीतिक पार्टियां देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने काम को अंजाम दें और देश को विकास के पथ पर ले जाने का काम करें। क्योंकि समय का देखिए अभाव है, समय कम है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। अगर आप जीत जाते हैं, तो 5 साल में शिक्षा को लेकर क्या प्लानिंग होगी? मेरे भाई, आज देश में एम्स की कितनी संख्या है जरा ये भी देख ले। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश है, जरा ये भी देख ले। शिक्षा के क्षेत्र में IIT IIMT जितने कॉलेज हमने बनाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने 1% भी नहीं बनाए गए थे। मैं भाई को बताना चाहता हूँ, जहाँ जब मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि अब्दुल हमीद जिसने पेटेंट टैंक जला डाले उसको नमन करते हैं। और आज भी इस देश के अंदर आज हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी का एक प्रोपेगेंडा रहा है, आज मुस्लिम समाज उससे ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहा है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हमारा मैनिफेस्टो आपने देखा है, हमने कहा है कि नागरिक संशोधन अधिनियम लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, देश को न्यूक्लियर पावर अगर बनाया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, और देश को समृद्धशाली आगरा भारत। और निश्चित तौर पर चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, आज भारत के ऊपर किसी की मजाल नहीं है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जब ऑस्ट्रेलिया कहता है कि मोदी इज बॉस, जब अमेरिका का प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के सामने हाथ बढ़ा के सलाम करता है, ये देश के 140 करोड़ जनता की वोट की ताकत। बहुत बढ़िया गौरव जी, बहुत अच्छा बोलते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है कि आप जातिवाद राजनीति के पक्ष में है कि विकास के? कोई जाति राजनीति से ऊपर उठकर ही हमारी पार्टी जो काम कर रही है राष्ट्रीय लोकदल,
और आपको पता होगा कि जब हम किसानों के संघर्ष में सहभागी रहे हैं और आज भी हम सरकार से समझौतावादी स्थिति के अंदर कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम उनकी इस पार्टी में आए हैं। और अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो बाकी रह जाएगा। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि आगरा में जहां तक सवाल है, मैं आगरा के सांसद की बात कर रहा हूं, केवल जनता के बीच में वही रहते हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, और मुझे लगता है कि उनकी जीत में किसी भी प्रकार का कोई संशय बनता ही नहीं है, क्योंकि उसका कारण यह है कि आज हम जनता के बीच में हम जब जाते और हम किसी से बात भी करते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या आप बसपा के प्रत्याशी का नाम बता सकते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नाम बता सकते हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है जब प्रत्याशी का नाम ही हम नहीं बता पा रहे हैं तो उसको वोट क्या मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एसपी सिंह बघेल प्रचंड बहुमत से इस बार विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। वाजिद निसार जी आगे, आप लेट हो गए काफी आने में, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। एक सवाल आपसे, ये आखिरी सवाल और शॉर्ट भी क्योंकि समय का अभाव है, काफी देर हो गई है, तो एक सवाल आपसे है कि बुआ भतीजे एक बार दिखे थे साथ, तो इस बार बुआ की कमी महसूस होगी क्या 2024 के चुनाव? ये सवाल तो आप भाजपा वालों से पूछे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ तो बुआ भतीजे दो ही थे। ये कुनबा जो जुड़ा है 35 लोगों का, जिनका संगठन नहीं, पूरे देश में एक सांसद नहीं, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी क्या जरूरत, जब आपने विकास किया है, देश में काम किया है, तो क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसे दलों को साथ लेने की जिनका एक सांसद नहीं पूरे देश में? ऐसे दलों जो 8-10 ऐसे दल हैं जिनको गठबंधन में इन लोगों ने लिया है, भाजपा वालों ने, उनका एक सांसद नहीं है, एक विधायक नहीं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? कहाँ विकास में कमी रह गई थी जो इतने दलों को साथ लेके चलने की जरूरत थी? और इनके कैंडिडेट के नाम सब जानते हैं, सपा वालों के कैंडिडेट का नाम कोई नहीं जानता, इन सब बातों की क्या जरूरत पड़ गई थी? फिर कन्वेंसिंग क्यों कर रहे हैं? जब हमारे कैंडिडेट का नाम जनता नहीं जानती, वो जीत रहे हैं, तो उन्हें कन्वेंसिंग करने की क्या जरूरत है? गठबंधन करने की क्या जरूरत है? जो कुछ दिन पहले हमारे प्रवक्ता साहब साथी थे, कुछ दिन पहले, 2 दिन में ही आज इनके नेता कह रहे थे कि मैं चवन्नी नहीं, ऐसी कौन सी चवन्नी उछल गई जो वो भाजपा की गोद में जाके बैठ गए? ये चवन्नी जो है 1 रुपए के, तो ये सवाल पूछने का। चलिए एक सवाल मेरा आपसे अनिल जी है कि क्या वजह है कि अभी तक इतना कंफ्यूजन है, रायबरेली अमेठी में कोई प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा किया? क्या डर है किसी चीज का? देखिए, ना रायबरेली में कोई डर है, ना अमेठी में कोई डर है, लेकिन रायबरेली अमेठी में जो कुछ होने जा रहा है, बहुत ऐसा होने जा रहा है कि इन लोगों की घबराहट बता रही है कि कहीं ऐसा प्रत्याशी ना उतार दें कि इनके जमानत जब्त हो जाए। देश में जिस प्रकार की अस्थिरता है, ये लोकदल वाले बात करते हैं किसानों की, भाई आगरा के एक सांसद के बाद दूसरे सांसद की बात क्यों नहीं? जिसको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, राजकुमार चाहर जी को गांव देहातों में घुसने नहीं दिया जा रहा, उन्हीं के पार्टी के लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। अब की बार चाहर हटाओ, भगाओ, ये स्थिति पैदा हो गई है। 400 पार की ये बात करते हैं बार बार, 400 पार। मुझे लगता है कहीं, अरे 400 ये हार रहे हैं बुरी तरह से, और इनकी स्थिति ये है कि यहाँ जिन लोगों पर ये भरोसा जता रहे हैं ना, ये कई प्रत्याशी बदल चुके। हम इस समय ताज नगरी में थे और यहाँ की जनता से बात कर रहे थे। आप लोग सब हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, ताज नगरी की बात करें तो लगातार 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती रही है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने का प्लान है। वही गठबंधन जोड़ तोड़ से इस सीट को हासिल करने में लगा और बीएसपी भी साथ में है, तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब कौन जीतेगा इसका फैसला तो 4 जून को ही सामने आएगा। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, स्वदेश न्यूज के लिए आगरा से।